हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके पसंदीदा चैनल दारस का स्टडी पॉइंट। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल दारस का स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेके आए कक्षा 10 की रसायन विज्ञान। आज हम रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर बताएंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के हमने बहुत सारे टॉपिक पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या लिखा है? सक्रियता श्रेणी। आज हम आप लोगों को सक्रियता श्रेणी के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। वह जो बच्चे नए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो क्या लिखा है? सक्रियता श्रेणी। अब तो आइए जानते हैं सबसे पहले सक्रियता श्रेणी क्या होती है। क्या लिखा है? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई, जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यह सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यह सूची क्या कहलाती है? यह हमारी सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यह मुख्यतः विस्थापन प्रयोगों पर आधारित है। क्या है? यह मुख्यतः किन प्रयोगों पर आधारित है? विस्थापन प्रयोगों पर आधारित है। क्या लिखा है? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर, जो धातुएं होती हैं उन सभी धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। तो क्या लिखा है? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई, जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया तथा यह सूची हमारी क्या कहलाती है? यह सूची हमारी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और आगे लिखा है यह मुख्यतः विस्थापन प्रयोगों पर आधारित है। किस पे आधारित है? यह सक्रियता श्रेणी जो है हमारी, यह किस पे आधारित है? विस्थापन प्रयोगों पर आधारित है। आइए सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं। क्या लिखा है? सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। जो धातुएं होती हैं उनके सापेक्ष जो अभिक्रियाशीलताएं होती हैं वो किस प्रकार होती है। तो आइए जानते हैं। पहला हमारे क्या लिखा है? पहले तो इनके बारे में बताते हैं जो हमारी धातुएं लिखी है। पहला क्या लिखा है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, लेड यानी सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, तांबा, मरकरी, पारद, एजी, सिल्वर, चांदी, एयू, गोल्ड, सोना। अब ये क्या है? ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में हमारे सभी लाइन से धातुएं लिखी हैं, लेकिन ये जो हमारा सक्रियता श्रेणी हमारी क्या दर्शाती है? ये जो धातुएं हमारे ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, क्या लिखा है? धातुओं की एक सूची बनाई जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा गया। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर उससे छोटी संख्या, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। वही यहाँ पे हमारे धातुओं को किस में रखा गया है? अवरोही क्रम में लिखा गया है। जो हमारा पोटेशियम है, इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। लेकिन जब ये हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं अवरोही क्रम में, तो सबसे ऊपर हमारी क्या होती है? सबसे अधिक अवक्रियाशील जो पोटेशियम है हमारा, यह क्या है? यह सबसे अधिक अवक्रियाशील है। और जो हमारी जिंक के नीचे से जो घटती हुई आ रही है हमारी क्रियाशीलता, वो किस प्रकार बताई गई? यह घटती अवक्रियाशीलता है। जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धातुओं की अवक्रियाशीलता क्या होती है? वो घटती जाती है। और जो सबसे नीचे लिखा है, क्या लिखा है? सबसे कम अवक्रियाशीलता। जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जैसे 10 से उल्टी गिनती पढ़े तो पहले 10 आएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी प्रकार हमारी धातुएं लिखी गई हैं। सबसे पहले अधिक अवक्रियाशील, फिर उससे थोड़ा कम अवक्रियाशील, वह सबसे नीचे जो लिखा है वह सबसे कम अवक्रियाशीलता। अब आइए इस श्रेणी के बारे में 3 पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट को जानते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए।
क्या ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, पंखा भी नहीं चल रहा है, उसकी वजह से इतना पसीना आ रहा है। क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है हमारा सक्रियता श्रेणी का, तो पहला पॉइंट लिखा है इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातुओं की अपक्रियाशीलता क्रमशः घटती है। जो कि हमने अभी आप लोगों को बताया, इस श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो धातुओं की अपक्रियाशीलता क्या होती है, क्रमशः घटती है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है विलोमतः नीचे से ऊपर की ओर चलने पर धातुओं की अपक्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है क्रमशः, यानी विलोमतः। जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो हमारी अपक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो जो हमारी अपक्रियाशीलता होती है, धातुओं की अपक्रियाशीलता, वो क्या होगी, अपक्रियाशीलता बढ़ेगी, क्योंकि नीचे सबसे कम है अपक्रियाशीलता। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारे धातुओं की अपक्रियाशीलता क्या होगी, वो भी बढ़ती जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखा है स्पष्टता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील तथा अंतिम धातु सबसे कम अपक्रियाशील होती। जो हमारी तीसरा पॉइंट हमारा क्या लिखा है, स्पष्टतः श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील और सबसे नीचे यानी अंतिम धातु सबसे कम अपक्रियाशील धातु मानी गई। तो क्या लिखा है, जो हमारी पोटेशियम है यह हमारी क्या है, यह हमारी सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। और Au गोल्ड सोना जो है हमारा, यह क्या है, यह हमारा सबसे कम अपक्रियाशील धातु है। अब आइए बताते हैं आप लोगों को सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग। सक्रियता श्रेणी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, वह किस प्रकार करते हैं। तो क्या लिखा है, इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर अर्थात पहले स्थित हैं, वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। क्या लिखा है, पहला उपयोग हमारा क्या कह रहा है, इस श्रेणी की सहायता से, या जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, इस सक्रियता श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन, विभिन्न धातुएं जो होती हैं उनमें उनके अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न धातुएं जो होती हैं उनसे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता किससे प्राप्त होती है, सक्रियता श्रेणी से प्राप्त होती है। आगे लिखा है, इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसके ऊपर जितनी भी धातुएं स्थित हैं, इसके ऊपर हमारी जितनी भी धातुएं स्थित हैं वो क्या है, वो क्या लिखा है, अर्थात पहले स्थित वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। वे सभी क्या करते हैं, वे सभी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। दूसरा उपयोग क्या लिखा है, दूसरा उपयोग लिखा है विभिन्न धातुओं की सक्रियता तुलना करने में। जो विभिन्न धातुएं होती हैं उनकी सक्रियता यानी उनकी क्रियाशीलता क्या है, उनकी तुलना करने में भी हमारी सक्रियता श्रेणी का उपयोग किया जाते हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आप लोगों को आगे के कुछ टॉपिक हैं वो भी बताएंगे, तो हम रफ करने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा धातुएं एवं अधातुओं की आयनिक अथवा वैद्युत संयोजन यौगिकों का निर्माण। जो धातुएं होती हैं वह अधातुएं होती हैं, उनके आयनिक अथवा वैद्युत रासायनिक वैद्युत संयोजक यौगिकों का, जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार होता है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है, लिखा है तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश के संयोजकता। जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश की संयोजकता को क्या कहते हैं, संयोजकता कोश कहते हैं। बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश कहते हैं।
हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं एवं अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों का रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। अब आइए आप लोगों को समझाते हैं क्या लिखा है तत्वों को, जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश, जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश को क्या कहते हैं? संयोजकता कोश कहते हैं। और आगे क्या लिखा है? हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्या करते हैं? हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। तत्वों को उनके अभिक्रियाशीलता के संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति की अभिक्रियाशीलता की संयोजकता के रूप में समझ सकते हैं। आगे क्या लिखा है? उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ अधातुओं, जो कुछ उत्कृष्ट गैसें होती हैं वह उत्कृष्ट गैसें एवं कुछ अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। उत्कृष्ट गैसें और कुछ अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए तो क्या पता चलता है? संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं। अब आगे क्या लिखा है? कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ तत्व दिए हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए क्या लिखा है? तत्व कौन कौन से? पहले तत्व कितने प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाए गए हैं? 3 प्रकार के। पहले जिसमें लिखे हैं उत्कृष्ट गैसें, दूसरा जिसमें लिखे हैं धातुएं, और तीसरा जिसमें लिखे हैं अधातुएं। तो पहले उत्कृष्ट गैसें कौन कौन से होती है? हमारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये हमारी 4 क्या है? ये हमारी उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसों का मतलब अक्रिय, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, अतः ये उत्कृष्ट गैसें होती हैं। और धातुएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ये सभी हमारी धातुएं हैं जो कि हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। और अधातुएं कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये सभी हमारी क्या है? ये धातुएं जिनकी परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की 2 है, नियॉन की 10 है, और आर्गन की 18, क्रिप्टॉन की 36, सोडियम की 11, मैग्नीशियम की 12, एल्युमिनियम की 13, कैल्शियम की 20 और पोटेशियम की 19, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8, फ्लोरीन की 9, फास्फोरस की 15, सल्फर की 16 और क्लोरीन की 17। ये सभी हमारी हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक व परमाणु संख्या एक ही होते। अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे किस प्रकार होता है। जो हमारा यहाँ पे कितने कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने कोष बताए गए हैं? 4 कोष। उन चारों को हम किस नाम से जानते हैं? क्या लिखा है? KLMN। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। व एल में कितने? 8, एम में 18 और एन में 32। 2, 8, 18, 32 जो हमारी ये संख्या लिखी है, इनको हम इन्हीं चारों कोष के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे कि हमारी हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 2, तो ये हमारी केवल 2 ही में प्रवेश करेगी। और ये हमारी नियॉन की संख्या कितनी लिखी है? 10, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, हमारी कितनी संख्या पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारा जो आर्गन है इसकी हमारी जो परमाणु संख्या कितने लिखी है? 18। अब आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं। कितना हो गया? 10, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 8। तब ये हमारी क्या हो जाएगी? तब ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो आर्गन की कितनी लिखी है? 36। सॉरी, आर्गन की 36 है और क्रिप्टॉन की 18 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 हो गया। और 8 हम इसमें लेके आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। 2, 8, 18, 18, 10, 28 और 8 कितने हो गए?
36 ये रहा हमारा किसका, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये 18 यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो 36 है यहाँ कितने कोषों में प्रवेश करता है, चारों कोषों में प्रवेश करता है। और आगे क्या लिखा है, 18 किसका है, क्रिप्टॉन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार करेंगे, 2 8 8 ये हो गए हमारे 18 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब क्या हमारे लिखा है, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1। और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2। और कैल्शियम, कैल्शियम का कितना लिखा है 20 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो किस प्रकार होगा, 2 8 10 क्योंकि इसमें कितनी आ सकती हैं संख्या, 18 तक आ सकती हैं। और पोटेशियम का 19 तो इसका किस प्रकार करेंगे, 2 8 10 और 9। यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यही है हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीजें, बारीकता से अगर नहीं समझेंगे तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होता है आइए बताते हैं। यहाँ पे कितना लिखे हैं, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी लिखी है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले 2 लिखेंगे उसके बाद 5 लिखेंगे। ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 लिख देंगे, ये आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। अब क्या लिखा है, ऑक्सीजन का 8 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब क्या लिखा है, फ्लोरीन का 9, फ्लोरीन जो है हमारी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 7। और फास्फोरस जो है हमारा यहाँ पे 15 है, अब इसको लिखेंगे 2 8 5। और यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, सल्फर यहाँ पे कितना है, 16 2 8 6 कितना लिखेंगे, 2 8 6। और ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है, 17 2 8 7। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखेंगे तो किसी तत्व की संयोजकता नहीं बता पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही तत्वों की संयोजकता निकली। अब हम आप लोगों को बताएंगे परमाणु क्रमांक कहते किसको है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्या लिखा है, तत्वों में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो तत्व होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है जिसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे हमारा NaCl है, NaCl जिसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1। Na का हमारा कितना होगा, सॉरी NaCl नहीं, केवल सोडियम। यहाँ पे हम कोई आयन नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे Na का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 1। ये हो गया हमारा Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह हमारा क्या दर्शाता है, सोडियम के बाहरी कक्षा में कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यह 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है यह स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। यह इलेक्ट्रॉन एक जो है यह ग्रहण कर सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता, वह अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकता है। यह हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल द रिस्क स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीका पढ़ाने का यूज करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।